ये सच्ची कहानी है देश न्यूजीलैंड के एक बंदे की, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों में मशहूर किसी एक पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए गया। यहाँ उसका उद्देश्य क्लाइंबिंग का जरा भी नहीं था। वह आया है खासकर हाइकिंग के लिए। मगर जब पहाड़ी की बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उस टाइम उसके साथ मौजूद था उसका पालतू डॉग भी। स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 15 साल पहले 20 मार्च सन 2009 को। देश न्यूजीलैंड का एक 33 साल का बंदा जिसका नाम था मैथ्यू ब्रिक्स, जो वहाँ की फेमस माउंटेन माउंट कुक पर पैदल यात्रा के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। सुबह के 5 बजे बिस्तर से उठा। मैथ्यू को बचपन से हाइकिंग का काफी शौक था। उसका यही शौक लेकर आया है माउंट कुक की ओर। मैथ्यू पिछले कई वर्षों से हाइकिंग कर रहा है, जिस कारण वह है काफी एक्सपीरियंस हाइकर। हाइकिंग के लिए वह किस रूट को फॉलो करेगा, जाने से पहले एक पेपर पर सभी जगहों का नाम लिख लिया, क्योंकि वह जहाँ जाने वाला है वहाँ इंसानी आबादी बिल्कुल नाम मात्र की थी। इसलिए ये पहले से ही कंफर्म करना सबसे जरूरी है कि उसे किस एरिया से हाइकिंग की शुरुआत करनी होगी, ताकि यदि उसे जरूरत पड़े तो आसानी से मदद मिल जाए। फिलहाल सुबह के 6 बजे तक जाने की तैयारी कर लिया। यहाँ मैथ्यू अकेले जाने वाला नहीं था, बल्कि उसके साथ जाएगा उसका अपना पालतू कुत्ता लिटिल डॉग। फाइनली मैथ्यू कार से निकल पड़ा। कुछ ही मिनट की यात्रा के बाद माउंट कुक के बेस पर पहुंच गया। यहीं से इनकी हाइकिंग की शुरुआत होगी। माउंट कुक न्यूजीलैंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में मशहूर पहाड़ी में से एक था। इन पहाड़ियों में सुबह सुबह का नजारा अपने आप में काफी खूबसूरत होता था, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आया करते थे वहाँ। पर मैथ्यू आज जिस जगह हाइकिंग के लिए जाने वाला था वहाँ पर काफी कम टूरिस्ट जाते हैं, जिसका खामियाजा उसे आगे चलकर भुगतना होगा, जिससे था वो अभी भी अनजान। जैसा कि उसकी हाइकिंग काफी लंबे समय के लिए थी, इसका मतलब ये है ये कई दिनों तक इन्हीं पहाड़ियों के बीच रहने वाला है। इसी वजह से वह आने से पहले जरूरत के काफी सारे सामान ले लिया है। फिलहाल पहले दिन की हाइकिंग काफी ठीक ठाक चली। 20 मार्च का दिन भी खत्म हुआ। कुछ ही घंटों में हो गया अंधेरा। पहली रात पहाड़ी पर कैंप लगाकर गुजारा गया। रात भी गुजर गई, सुबह हुआ। आज है दूसरा दिन। सुबह होते ही हाइकिंग की शुरुआत हुई। वह बस लगातार चलता जा रहा है। उसके इस पूरे सफर में यदि कोई उसका साथी है तो है उसका पालतू कुत्ता लिटिल डॉग। दूसरे दिन शाम होते होते वह 1600 मीटर की ऊंचाई कंप्लीट कर लिया, जहां से आसपास की सारी पहाड़ियां बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। ये नजारा मैथ्यू के लिए काफी अलग था, क्योंकि उसने आज तक जितनी भी हाइकिंग की थी इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंचा था। ये था पहली बार। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसे दूसरे रूट पर जाना था, जिसके लिए उसे वापस से पहाड़ी के नीचे आना होगा। उसने देरी न करते हुए जल्दी जल्दी नीचे आना शुरू कर दिया, क्योंकि यदि उसने देरी की तो नीचे पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। नीचे लौटते वक्त उसने देखा पहाड़ी पर छोटे छोटे पत्थर हैं, जहाँ संभल कर चलने की जरूरत थी। अगर जरा से भी गलती हुई तो पैर फिसलेगा और वह लुढ़कता हुआ गिरेगा नीचे। एक बार उसके साथ ऐसा हुआ भी, पर वह अपने आप को संभाल लिया। पर वह इस बात से अनजान था, एक बार उसने भले ही अपने आप को संभाल लिया हो, आगे कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और अंत में हुआ भी। अगले कुछ ही मिनटों बाद दोबारा से पैर फिसला, वह गिरने लगा नीचे। इस बार किस्मत अच्छी नहीं थी, वो नीचे गिरता गया। नीचे गिरते वक्त उसने देखा कि सामने पहाड़ी का छोर है। यदि वो अपने आप को संभाला नहीं तो वह 15 मीटर नीचे खाई में गिरेगा, जिसके नीचे है पत्थर ही पत्थर। उसका ये सोचना सही भी हुआ। वह खुद को संभाल नहीं पाया। पहाड़ी के छोर के खत्म होने के बाद नीचे गिरने लगा। 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर जीवित बचना आसान नहीं था, पर ऊपर वाला साथ दिया, वह बच गया। गिरने के कई सेकंड तक तो वह बेहोश रहा। जब होश में आया तो यकीन ही नहीं हुआ कि वह जीवित है। इस बात से तो वह खुश था कि वह जीवित है, मगर जब उठने की कोशिश किया तो पता चला उसके कलाई की हड्डी खिसक गई है। साथ ही साथ टूट गया था टखना भी। चोटें कहाँ कहाँ आई थी सही से पता भी नहीं कर पाया कि अचानक से दोबारा से खिसकने लगा नीचे की ओर। अब तक उसका डॉग भी भागकर पहुंच गया था उस तक, पर वह उसे देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वक्त के साथ जैसे जैसे दर्द बढ़ने लगा तो मैथ्यू को पता चला उसके थाई पर गहरा जख्म आया है, जिससे लगातार निकल रहा है ब्लड। स्टार्टिंग में उसे दर्द का जरा भी आभास नहीं हुआ, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया पेन भी बढ़ने लगा। मदद के लिए चिल्लाकर आवाज लगाया, पर हमने स्टार्टिंग में ही बताया वह जिस एरिया में गया था वहाँ इंसानी बस्ती थी बिल्कुल नाम मात्र के। आवाज देने पर भी कोई नहीं पहुँचा। पहुँचेगा तो तब जब वहाँ कोई होगा। इलाज के लिए कोई मेडिकल किट भी नहीं, पर फिर भी कपड़ों की हेल्प से ब्लड को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश किया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मानसिक स्थिति खराब होने लगी। इस टाइम उसे मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत थी, पर वह जब तक नीचे बेस कैंप तक पहुंच नहीं जाता यहाँ रहकर मदद मिलना आसान नहीं होगा। रेस्क्यू सर्विसेज को इन्फॉर्म करने के लिए जब सेल फोन बैग से निकालने की कोशिश की तो पता चला बैग में सेल फोन तो है ही नहीं, क्योंकि वह छूट गया था कार में ही। यानी अब उसे किसी भी तरह से नीचे जाना होगा। थोड़े समय तक वहीं रुका रहा, चिल्ला चिल्लाकर कई बार आवाजें लगाई, पर जब दूसरी ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला
तो खिसक खिसक कर नीचे उतरना शुरू कर दिया। पर टखने तथा कलाई के टूटे होने तथा थाई के गहरे जख्म की वजह से वह सही से नीचे उतर भी नहीं पा रहा था। बॉडी में जरा भी मूवमेंट होती थी तो बढ़ जाता था दर्द। साथ ही साथ पहाड़ी के नीचे की ढलान काफी ज्यादा थी। ऐसे में वो खिसकने के दौरान कई बार लुढ़का था, पर हर बार खुद को संभाला हुआ है। टखने को सपोर्ट करने वाली जो मेन हड्डी थी, उसके खिसकने के स्किन का काफी बड़ा हिस्सा बाहर की तरफ आ गया था, इसीलिए आउटर लेयर फुला हुआ था। यहाँ रुकना दिन से ज्यादा तो रात की प्रॉब्लम थी, क्योंकि अंधेरा होते ही तापमान नीचे गिरेगा। ऐसे में उसके जख्मों का दर्द लगातार बढ़ेगा। इन सारे परिस्थितियों के बीच फंसे रहने के अलावा अब तक उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं दिखा। हर तरह से कोशिश करता था नीचे आने की, पर ज्यादा समय तक ऐसी स्थिति में खिसकना भी मुश्किल था। थोड़ी दूर खिसकने के बाद रुक जाया करता था। इस वीरान पहाड़ी में अगर उसके साथ कोई था तो था उसका डॉग, जो किसी दोस्त से कम नहीं था। जैसा कि मैथ्यू को पहले से पता है, शाम होते ही ठंड बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में वह नीचे तक पहुंच भी नहीं सकता, इसलिए जहां तक पहुंचा था वहीं पर कैंप लगाना शुरू किया। बड़े मुश्किल से कैंप लगाया। शाम को अंधेरा होने से पहले उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने को मिली। जब बाहर निकलकर देखा तो पता चला ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि है सेस्ना मॉडल का एक सिंगल इंजन वाला प्लेन। उसे लगा शायद से रेस्क्यू टीम हो गई, पर असल में यह रेस्क्यू टीम नहीं थी, क्योंकि भला रेस्क्यू टीम यहाँ क्यों आएगी। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कोई शख्स इस पहाड़ी में फंसा हुआ है, वह भी चोटिल अवस्था में। पर मैथ्यू इसे अवसर के रूप में लिया। प्लेन की ओर जोर जोर से इशारा करने लगा, पर उसकी ये कोशिश किसी काम नहीं आई। प्लेन उसके पहुंच से बहुत दूर था। अंत में वही हुआ, प्लेन वहां से चली गई। अंधेरा होते देख उसे कंफर्म हो चुका था, आज रात उसे यहीं पर रुकना होगा। शायद अगले दिन का सूरज उसके लिए एक अच्छा दिन बनकर निकले। वह हाइकिंग पर निकलने से पहले सिर्फ 2 दिन का प्लान बनाया था। पहले दिन का प्लान था वह पहाड़ी के पीक पर पहुंचे, जबकि दूसरे दिन वापस आ जाएगा। पर आज उसका यहाँ दूसरा दिन है। दूसरा रात कैंप के अंदर ही गुजर गया। सुबह हुआ। आज है उसका यहाँ पर फंसे हुए तीसरा दिन। रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच रहना मुश्किल था, पर कैंप की वजह से वह सरवाइव कर गया। तीसरे दिन की सुबह जब कैंप से बाहर निकला तो उसने जो खाने का सामान लाया था सब कुछ सूख चुका है। बोतल में बचा हुआ पानी भी खत्म हो गया। यदि पीने के लिए पानी चाहिए तो उसे किसी पानी के स्रोत तक पहुँचना होगा। थोड़ी दूर खिसका था कि उसे पानी के बहने की आवाज सुनने को मिली। बड़े मुश्किल से खिसक कर पहुंचा पानी के स्रोत तक। इस तरह उसे पीने को पानी मिला, क्योंकि पिछले 24 घंटे से उसका बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका था। 24 घंटे बाद उसे पीने को पानी मिला है, क्योंकि जब वह ऊपर से गिरा था तो उसका पानी भी गिर गया था नीचे। जब थाई के जख्म को देखा तो पता चला इन्फेक्शन बढ़ रहा है। उसके पास एंटीसेप्टिक की दवा थी, उसे ही जख्म पर लगाने लगा, पर ऐसा करने पर दर्द असहनीय था। मगर घाव को इन्फेक्शन से बचाना है तो उसे यह रिस्क लेना ही था। पानी पी लेने के बाद वापस से कैंप की ओर निकला। उस टाइम थोड़ा सा पानी लिया था, पर कैंप तक पहुंचते पहुंचते बचा हुआ पानी भी गिर गया। आगे बढ़ने के लिए उसके बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं थी। वापस से नीचे जाने की बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। कैंप के पास ही रुककर इंतजार करता रहा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पूरे 8 दिन वहीं पर रुका रहा। वह ना ही वहां से खिसक कर नीचे जा पाया, ना अब तक उसे किसी तरह से मदद मिल पाई। 7वीं रात भी खत्म हुई। सुबह हुआ। आज उसका यहाँ फंसे हुए 9वां दिन है। सरवाइव करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है एक इंसान को, जो है पानी तथा खाना, वो उसे मिल जाया करता था। खाने की प्रॉब्लम तो थी, पर जो था उसके पास उसी को थोड़े थोड़े मात्रा में यूज करता था। हर दिन की तरह आज भी चारों तरफ आसमान में नजर गड़ाए हुआ था। उसे उम्मीद है अब तक जहाँ पर उसने गाड़ी पार्क की थी उस पर किसी न किसी की नजर तो पड़ी ही होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जानकारी रेस्क्यू टीम तक जाएगी। हो सकता है वे हमें ढूंढने के लिए आए, इसलिए हर समय आसमान में नजर गड़ाए हुए थे। शायद से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ रहा होगा, पर अभी तक किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिली। 9वें दिन का दोपहर भी होने को आया। शाम होते होते मौसम में चेंजेस नजर आया, पर बारिश होगी इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। जैसा कि माउंट कुक समंदर के काफी नजदीक है, इसलिए कुछ ही मिनटों में बारिश भी शुरू हो गई। बचने के लिए उसके पास कैंप है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं थी। डाक तथा मैथ्यू दोनों कैंप के अंदर ही रहे। अंधेरा भी हो गया, पर अभी तक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर वहां नहीं आ सका। पर रात होते होते बारिश काफी ज्यादा बढ़ गई। पानी का बहाव इतना बढ़ गया, कैंप के आसपास की मिट्टी का कटाव बढ़ने लगा। मैथ्यू को डर है अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैंप के नीचे की भी मिट्टी हट जाएगी। हम बुरी तरह से लुढ़कते हुए जाने लगेंगे नीचे। लगातार पूरी रात बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि कैंप के जस्ट बाद एक बड़ा सा झरने जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जहां से बारिश का पानी बड़ी तेजी से जा रहा था नीचे। यहाँ पर मैथ्यू सिचुएशन को संभालने में कामयाब रहा। जैसे तैसे बारिश खत्म हुई। वह कैंप के साथ जिस लोकेशन पर मौजूद है था अभी भी सेफ। 10वें दिन जब बारिश बिल्कुल रुक गई तो वह और ज्यादा समय तक यहाँ इंतजार करने को तैयार नहीं हुआ। सोचने लगा अब तक मदद आनी होती तो आ चुकी होती, अब उसे ही खिसक कर नीचे जाना होगा।
8 बजे के करीब कैंप का सारा सामान समेटा, खड़ा होकर चलने की कोशिश किया, पर थाई में आए जख्म की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था सही से। चलने की कोशिश किया पर बार बार गिर जा रहा था नीचे। कई बार ट्राई के बाद उसे पता चला वह इस तरह खड़ा होकर ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, पर वहाँ की पहाड़ी जिस तरह थी रेंग कर भी चलना आसान नहीं होगा। अगले 2 घंटे तक वह ऐसे ही खड़े होकर चलने की कोशिश किया, जहाँ वह कई मीटर तक यात्रा कंप्लीट की। इसके बावजूद वो पहाड़ के काफी ऊंचाई पर था। नीचे पहुंचने के लिए उसे और भी दूरी तय करनी थी। 2 घंटे बाद पैरों का दर्द इतना बढ़ गया कि इस तरह वह नहीं चल सकता था। वापस से रेंगता हुआ चलने लगा। इस पूरी यात्रा में वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। कभी कभी अपने आप को ही कोसने लगता था कि आखिर मैं इतनी ऊंचाई पर गया ही क्यों। पर जो होना था सो हो गया। अब उसे नीचे पहुंचकर मदद कैसी लेनी है ये सोचना जरूरी था। 10वें दिन पूरी कोशिश करने के बावजूद वह अभी तक नीचे नहीं पहुंच पाया। रात भी होने को आई, इसलिए देरी न करते हुए किसी सुरक्षित जगह पर कैंप लगाया गया। आज रात यही गुजरने वाली थी। सुबह होने के बाद वह आगे सोचेगा कि क्या किया जाए। फाइनली रात गुजर गई, सुबह हुआ। यहाँ मैथ्यू के साथ साथ डॉग भी बलि का बकरा बन रहा था। डॉग कितने वफादार होते हैं मैथ्यू को इसका अंदाजा लग चुका था, क्योंकि अब तक जितनी भी खराब सिचुएशन थी डॉग था हमेशा उसके साथ। 11वें दिन की सुबह नीचे की ओर देखा, जहां उसे देखने को मिला नीचे तो जंगल वाला एरिया है। आगे संभलकर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि उस एरिया में शिकारी जानवर की तादाद काफी ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में यदि मैथ्यू का सामना हुआ जानवर से तो वह खुद की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। 11वें दिन का सफर बाकी दिन की अपेक्षा काफी कठिन था, क्योंकि जब वह जंगली एरिया से बाहर निकल रहा था तो वह उस जगह पहुंचा जहां पर ढलान थी। वहां पर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, लुढ़कता हुआ आने लगा नीचे। तब तक आता रहा जब तक कि मैदानी एरिया नहीं आ गया। सुबह से लेकर अब तक उसने लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कंप्लीट कर ली थी। जंगल को पार करके एक प्रॉब्लम से बचा ही था कि सामने दिखाई पड़ा एक नदी। बारिश होने के कारण नदी में पानी का फ्लो तेज था। पानी के फ्लो से ज्यादा प्रॉब्लम थी नदी के फ्रीजिंग वाटर का। यहाँ पर भी मैथ्यू के कदम रुके नहीं। लंबे स्ट्रगल के बाद आखिरकार नदी को भी पार कर गया। रिवर को पार करने के जस्ट बाद सामने दिखाई पड़ी एक छोटी सी झोपड़ी। यह देख उसे उम्मीद जगी शायद अब वो यहाँ से निकल जाएगा, पर जब तक वहाँ पहुँचकर ये पता नहीं कर लेते कि वहाँ पर कोई है भी या फिर नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। वह झोपड़ी के पास पहुँचने ही वाला था कि तभी उसे 2 लोग दिखाई पड़े। उसकी इस हालत को देखकर दोनों भागते हुए पहुँचे उसके पास। उसी टाइम उसे पता चला ये कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि थे दोनों लोग शिकारी जो यहाँ के जंगलों में करते हैं जानवरों का शिकार। दोनों उसे झोपड़ी में ले गए। ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीजें थी खुद से ही मलहम पट्टी किया गया, मगर ये दोनों उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उसके पास जरूरत के सामान रख दिए और खुद मदद लेने के लिए दोनों वहाँ से निकल गए। दोनों उसके बारे में बचाव कर्मियों को जानकारी दी। इस तरह रेस्क्यू टीम झोपड़ी के पास पहुंची, इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गई, जहां करीब 6 महीनों के इलाज के बाद वह रिकवर हो गया। इस वीडियो में बात की गई है एक प्लेन क्रैश की, जो क्रैश हुआ समंदर में। प्लेन के समंदर में डूबने के बावजूद काफी लोग जीवित थे, पर उनका बचकर निकलना इतना भी आसान नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।